हेलो दोस्तों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएचयू वाले द हिस्टोरिका पर। आज के इस क्लास में हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पाषाण काल और सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज की यह जो क्लास है आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप हमारा क्लास देख रहे हैं और कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जाइए फटाफट कॉपी पेन लेकर आइए, क्योंकि बहुत सारी नई चीजें भी आपको पता चलने वाली हैं। आज के इस क्लास में हम लोग वैदिक कल्चर को पढ़ेंगे और एक क्लास में इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग छोटा छोटा सा पार्ट में पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कल्चर किसे कहते हैं, यानी कि संस्कृति क्या है, तो संस्कृति उसे कहते हैं कि किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का जो अध्ययन होता है वही संस्कृति होता है। अब आपके जो भी गुण हो, खाना, रहना, सोना, घूमना, नृत्य, ज्ञान, गान, ये सारी चीजें संस्कृति के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक पीरियड क्या है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन में बात करें तो जो इनके फाउंडर हैं, यानी कि वैदिक संस्कृति के संस्थापक कौन है? आर्य। आर्यों को श्रेष्ठ, उत्तम या उच्च कुल में उत्पन्न भी कहा जाता है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे, अगर आप रामायण और महाभारत वगैरह देखते होंगे तो इसमें आर्यपुत्र शब्द का प्रयोग बार बार किया जाता है। तो आर्य का मतलब क्या होता है? उच्च कुल में पैदा या श्रेष्ठ। तो आर्य लोग जो थे अपने लिए श्रेष्ठ, उच्च या उत्तम शब्द का प्रयोग किया करते थे। इसके बाद ऋग्वेद में लगभग 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और आपसे बार बार ये आपके परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किसके बारे में कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो हम लोग अभी विस्तार पूर्वक बात करेंगे इस पे, अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद हम सोसाइटी वगैरह इन सारी चीजों के बारे में चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि संस्थापक जो थे आर्य थे, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं। और ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख मिलता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद जो इनके जीवन यापन का तरीका था वो क्या था? कृषि और पशुपालन। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आर्यों की सभ्यता थी, यानी कि जो वैदिक सभ्यता थी, वो मूलतः ग्रामीण थी। जैसे कि सिंधु सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। और ये लोग बिल्कुल, इनका जो जीवन यापन था वो कृषि और पशुपालन पर ही टिका हुआ था। और हमें ज्यादातर साक्ष्य कृषि और पशुपालन के ही मिलते हैं कि ये लोग जौ, गेहूं, मकई वगैरह उपजाया करते थे। साथ ही गाय, सुअर, बैल वगैरह पालते थे, क्योंकि जब हम आर्यों के उत्पत्ति का सिद्धांत में हंगरी के बारे में जो सिद्धांत दिया गया है उस पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी आगे हम लोग इस क्लास में बात करेंगे। तो इसके बाद वैदिक संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी, हम लोग बात कर चुके हैं। आर्यों के बारे में विवरण हमें मुख्यतः वेदों से ही ज्ञात होता है, यानी कि आर्यों के बारे में जो हमें विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है वो वेदों से ही मिलती है। वेद ही आर्यों को जानने के सबसे बड़े साक्ष्य हैं। इसके बाद योग वशिष्ठ ग्रंथ में लिखा है, जो कर्तव्यों का आचरण एवं अकरणीय का निषेध रखते हुए अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठा रखते हैं, वह आर्य है। अगर आपसे आर्य की कोई परिभाषा पूछ दे तो काफी सिंपल सा परिभाषा है, आप इसे नोट कर ले। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है हमारे क्लास में, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करें, या इसके बाद आप चाहें तो हमें एक पेज पर लिखकर उसे भेज सकते हैं कि हमें यहाँ यहाँ डाउट है, हम कोशिश करेंगे कि उसको क्लियर कर दें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, आर्यों के बारे में मत है कि आर्य लोग आए कहाँ से थे। क्योंकि आर्य जब भारत में आए, क्योंकि लोग मानते नहीं है कि आर्य भारत के निवासी हैं। सबसे प्रामाणिक जो हमें साक्ष्य मिलता है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर मानते हैं कि जो आर्य हैं ये मध्य एशिया से आए हुए थे। और हमारे अलग अलग यहाँ विद्वान हैं और इन्होंने आर्यों की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों से बताई है। यहाँ जो प्रोफेसर मैक्स मूलर हैं जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने मध्य एशिया माना है। बेडस्टिन एवं पाट ने भी मध्य एशिया माना है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का जो निवास स्थान था वो तिब्बत माना, और उन्होंने कहा कि जो आर्य थे तिब्बत के रहने वाले थे। बाद में एक आक्रमणकारी जाति के रूप में ये लोग भारत में आक्रमण किए और
उत्तर भारत में पहले द्रविड़ जाति निवास करती थी और द्रविड़ों से इनका संघर्ष हुआ, जिसकी वजह से जो द्रविड़ थे वो दक्षिण की तरफ पलायन कर गए और उत्तर भारत में आर्यों का स्थायित्व हो गया। यानी कि उत्तर भारत में आर्यों ने अपने भारतीयकरण, जिसको कि जब ये लोग यहाँ आए और रहने लगे तो ये लोग अपने को खुद को भारतीय आर्य भी कहने लगे थे। इसके बाद गाइल्स महोदय क्या मानते हैं? हंगरी प्रदेश के डेन्यूब नदी घाटी। गाइल्स महोदय कहते हैं कि हंगरी प्रदेश के डेन्यूब नदी घाटी से आर्य आए हुए थे, क्योंकि वहां पर जो पशुपालन, जैसे कि आर्य लोग जो पशु पालते थे जैसे गाय, सुअर, बैल वगैरह, तो इनका मानना था कि हंगरी में भी इन सारी चीजों को लोग पालते थे, वहां पर इनका भी पालन किया जाता था। तो इसी के आधार पे मान लेते हैं कि आर्य जो थे वो हंगरी से आए थे। गंगानाथ झा जो मानते हैं ब्रह्मर्षि देश मानते हैं, फिलिप्पो सेसेटी जो मानते हैं यूरोप, राजबली पांडे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। यानी कि जो राजबली पांडे हैं आर्यों को भारत का ही निवासी बताते हैं। जे.जी. रहाड मध्य एशिया सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक थे। देखिए सबसे प्रामाणिक जो तथ्य हमें मिलता है वो मैक्समूलर का है और लोग इसी को मानते भी है। अगर आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जाए कि आर्य कहाँ से आए थे तो आपका उत्तर क्या होगा? मध्य एशिया से। लेकिन मध्य एशिया सिद्धांत का जो पहला प्रतिपादक था, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे, ये सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? जे.जी. रहाड ने मध्य एशिया सिद्धांत का सबसे पहली बार प्रतिपादन किया था। सर विलियम जोन्स जो है यूरोप मानते हैं और इसके बाद एस.सी. दास सप्तसेंदो प्रदेश के मध्य में, यानी कि 7 नदियों का जो भूमि है, अविनाश चंद्र दास क्या मानते हैं कि 7 नदियों की भूमि से ही आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि चेकलिंगम पिल्लई नामक विद्वान के अनुसार गोंडवाना की जो सूरन जाति थी वह भारत में आर्य नाम से प्रसिद्ध हो गई। यानी कि जो विद्वान है चेकलिंगम पिल्लई, ये मानते हैं कि गोंडवाना में एक सूरन नाम की जनजाति रहती थी और वही जनजाति जब इधर भारत में आई तो वो आर्य नाम से विख्यात हो गई। भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न्स ऑफ आर्यंस में आर्यों को भारत का मूल निवासी माना है। यानी कि जो भगवान दास गिडवानी है ये मानते हैं कि जो आर्य थे ये कहीं बाहर से नहीं आए हुए थे, इनका जो मूल निवास स्थान था वो भारत में ही था। क्योंकि जब आप ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें ऋग्वेद में कहीं भी यूरोपीय देशों के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती है। तो अगर हम मानते हैं कि जो आर्य है यूरोप से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं, तो कुछ तो उन्हें बताना चाहिए अपने ग्रंथों में। लेकिन उधर की चीजों के बारे में हमें ऋग्वेद से थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन कोई बात नहीं, पाश्चात्य विद्वानों का मानना है और हमारे परीक्षाओं में भी मध्य एशिया मैक्समूलर का जो सिद्धांत है उसी को माना जाता है। तो तब तक हम सभी को उसी को मानना होगा। अगर आपके भी सीवीटी पीजी में ऐसा प्रश्न पूछता है और ऑप्शन में मैक्समूलर रहेगा तो आपको भी मैक्समूलर मानना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, मैंने पहले ही बता दिया, आप हमसे पूछ सकते हो। अब हम लोग सबसे पहली बात करेंगे वैदिक एज, यानी कि वैदिक एज। अब आर्य कैसे आए, कहाँ से आए, क्या क्या सिद्धांत रहा, इन सारी चीजों पे हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि जो वैदिक काल था ये क्या था, कब से शुरू होता है, कितने भागों में बांटा गया है और क्या वैदिक काल जो है 1500 से 1000 बीसी रहा, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल रहा। इसके बाद 1000 से 500 जो ईसा पूर्व है वो उत्तर वैदिक काल रहा। तो क्या हम इसी तिथि को माने, स्वीकार करें? ये स्वीकार करने योग्य है, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के विनाश के पीछे आर्यों का आक्रमण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। आप जब पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में, हमारी जो सिंधु सभ्यता वाली वीडियो है आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक महत्वपूर्ण कारण ये रहा है कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ उसमें आर्यों के आक्रमण को एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है। लेकिन यहाँ जो वैदिक काल की शुरुआत हो रही है 1500 ईसा पूर्व से शुरू हो रही है और 1000 यानी कि 500 सालों तक वैदिक काल चला। यानी कि वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, इसके बाद 1000 से 500 उत्तर वैदिक काल। तो अब हम इन दोनों कालों को पढ़ने से पहले, यानी कि हम इनमें ऋग्वैदिक काल के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद उत्तर वैदिक काल के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम इनके बारे में पढ़ने से पहले
हम जो इनके साक्ष्य हमें बताते हैं, जैसे कि वेद, हम लोग सबसे पहले वेदों के बारे में जानेंगे कि वेद इनके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि इनके जो बारे में जानने का सबसे प्रामाणिक साक्ष्य है वो वेद ही है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वेद कितने होते हैं और किन किन वेद की कितनी शाखाएं हैं, कितने उपनिषद हैं, कितने आरण्यक है, कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों का शुरुआत कब से हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद फिर हम ऋग्वैदिक काल के बारे में विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले वेदों के बारे में जान लेते हैं। देखिए वैदिक पीरियड, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऋग्वेद जो सप्त सिंधु की बात हुई थी, जो 7 नदियों की भूमि आप यहाँ देखें, सिंधु, वितस्ता, अस्किनी, परुष्णी, विपाशा, शतुद्री एवं सरस्वती, यही वो 7 नदियां थी जिनसे मिलकर सप्त सिंधु प्रदेश का निर्माण होता था। आप इन्हें जरूर लिख लें, इन 7 नदियों का जो नाम है आप जरूर लिख लें। और इसके बाद जो बोगाज कोई, यानी कि एशिया माइनर से मिला हुआ एक महत्वपूर्ण अभिलेख बोगाज कोई, उसमें हमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य यानी कि अश्विनी कुमार का नाम हमें प्राप्त होता है। आप यहां देख सकते हैं कि 1400 ईसा पूर्व के बोगाज कोई अभिलेख में 4 ऋग्वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य एवं अश्विन कुमार हैं। किकुली अभिलेख 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का, यह अभिलेख भी तुर्की से मिला है, इसमें भी हमें वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसके बाद कत्साइट अभिलेख है, यह जो है लगभग 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जो कि इराक से मिला है, इसमें भी वैदिक आर्यों के नाम है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थान के रूप में सप्त सिंधु, जैसे कि हमने 7 नदियों के बारे में बता दिया, सरस्वती, दृशद्वती, शतुद्री, बरुखड़ी, विपाशा, चंद्रभागा, वितस्ता, इनका नाम हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। चलिए अब हम लोग सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद के कितने अध्याय हैं, ऋग्वेद की रचना कैसे हुई, वेदों का रचना कैसे हुआ, इन सारी चीजों के बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ का नाम ऋग्वेद है। हम हिंदी स्लाइड को यहाँ रख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, और बाकी इंग्लिश वाले भी जो बच्चे हैं उन्हें जो मटेरियल है, हमारे क्लास के नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, तो उसको लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद शब्द में ऋचा या ऋक का अर्थ है स्तुति परक मंत्र, यानी कि ऋच्यन्ते स्तूयन्ते देवा अन्या इति ऋक, यानी कि जिससे देवताओं की स्तुति की जाए उसको ऋग्वेद कहते हैं। अब ऋग्वेद कहते हैं, इससे पहले हम जान लेंगे कि वेद किसे कहते हैं। तो वेद जो है विद धातु से, विद एक धातु है संस्कृत का, इसका अर्थ होता है ज्ञान, इससे वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। वेद का मतलब होता है ज्ञान। जैसे कि अब वेदों के उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेदों के रचयिता कौन थे, क्योंकि जब आप वेद ग्रंथों को देखेंगे ना तो वहां पे किसी का नाम उल्लेख नहीं मिलेगा कि इस व्यक्ति ने वेदों का रचना किया, क्योंकि वेदों के बारे में कहा गया है अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, यानी कि यह किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है। वेद जो है किसी पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, यानी कि यह देवताओं की स्तुति है और इसको देवताओं ने ही वेदों का रचना किया था, ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति का मानना है। लेकिन अलग अलग जो विद्वान थे, जिसमें कि कुछ हम नाम का उल्लेख करते हैं, मैक्स मूलर, जैसे कि जर्मन विद्वान जो मैक्स मूलर हैं, उनका मानना है कि वेदों का जो रचना हुआ था वो 1200 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि ये क्या मानते हैं, 1200 ईस्वी पूर्व वेदों के रचना काल को मानते हैं। लेकिन बाद में ही मैक्स मूलर ने अपने ही बातों से क्या हुआ, कट लिए, यानी कि इन्होंने तो पहले वेदों का रचना काल 1200 ईसा पूर्व मान लिया, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका कि नाम फिजिकल रिलीजन है, यानी कि भौतिक धर्म है, तो उसमें इन्होंने कहा कि वेदों के काल का निर्धारण कर पाना बहुत कठिन काम है और मुझे नहीं लगता है कि कोई वेदों के काल का निर्धारण कभी कर पाएगा। तो मैक्स मूलर ने पहले माना तो सही कि 1200 ईसा पूर्व ठीक है, सब लोग मानेंगे इसको, लेकिन इन्होंने अपने ही बात से क्या किया, इनकार कर दिया और इनका जो कथन है यहीं पे असत्य हो जाता है। इसके बाद जो वेबर हैं, वेबर भी जो वेदों के रचना काल को मानते हैं, वो 1200 से वेबर हैं, ये भी जर्मन के विद्वान थे। ए वेबर जिनका पूरा नाम था, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ए वेबर।
इन्होंने क्या माना है कि 1200 से लेकर 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक वेदों का रचना किया गया, यानी कि इसी समय के बीच में 1200 से 1500 के बीच में वेदों का रचना हुआ। इसके बाद इन्होंने भी बाद में कह दिया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद याकोबी आते हैं। याकोबी क्या मानते हैं कि 4500 से, क्या मानते हैं, 4500 ईसा पूर्व से लेकर 4500 ईसा पूर्व से लेकर कितना मानते हैं याकोबी, 3000 ईसा पूर्व। याकोबी क्या मानते हैं कि 4500 से 3000 ईसा पूर्व जो है ये वेदों का रचना काल रहा है। आप लोग इसको लिखते चलिएगा, 4500 से 3000, ये किसका मानना है, याकोबी का। याकोबी या फिर आप जैकोबी भी लिख सकते हैं, याकोबी या फिर आप जैकोबी भी लिख सकते हैं, ये दोनों नाम उन्हीं का है। इसके बाद आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक क्या मानते हैं, 4000 से 6000, यानी कि 4000 से 6000 ईसा पूर्व का जो समय मानते हैं, यानी कि इसी बीच में 6000, इसी बीच में वेदों का रचना हुआ, ये बाल गंगाधर तिलक का मानना है। लेकिन बाद में तिलक अपने इस मत से पीछे हट जाते हैं और फिर वहां कहते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व पहले वेदों का रचना हुआ। यानी कि मिला जुला कर हम ये कहना चाहते हैं कि वेदों के रचना को लेकर कोई भी अभी तक ऐसा साक्ष्य नहीं दे पाया कि हम एक तिथि को स्वीकार कर पाएंगे कि इतने से इतने बीच में वेदों का रचना हुआ। चलिए ये सारी बातें हुई, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का महत्व देखिए, यहाँ है जो ऋग्वेद का महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद जो है यह चारों वेदों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अक्षुण तथा आदरणीय माना जाता है। इसमें अधिकांश देव, इंद्र, अग्नि, सोम, विष्णु, मरुत आदि प्राकृतिक तत्वों के प्रतिनिधि है। जैसा कि ऐसा भी कहा जाता है कि ऋग्वेद जो इसका रचना किया गया था, एक किसके द्वारा किया गया था, यानी कि रचना नहीं संकलन कहेंगे, आचार्य व्यास के जो शिष्य हैं पैल, ठीक है, आचार्य वेद व्यास ने क्या किया, वेदों का संग्रहण किया। द्वापर युग में आचार्य वेद व्यास के द्वारा वेदों का संग्रहण किया गया और इनके शिष्य पैल ने ऋग्वेद का प्रतिनिधित्व किया। इसी तरह से सुमंतु, वैशंपायन और जैमिनी ने भी अपना शुक्ल यजुर्वेद और सामवेद तथा अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि ऋग्वेद के आचार्य जो हैं वो कौन है, पैल है, जो कि व्यास के शिष्य थे, हमने बता ही दिया। इसके बाद ऋत्विज, यानी कि चारों वेदों के अनुसार यज्ञ में 4 ऋत्विज होते हैं। जैसे कि जो यज्ञ होता है उसमें चारों वेदों के अलग अलग ऋत्विज होते हैं, यानी कि जो वेदों का पाठ करते हैं। तो होता जो है एक किसके हैं, होता ऋग्वेद के हैं, अध्वर्यु यजुर्वेद के हैं, उद्गाता जो है सामवेद के हैं और ब्रह्मा जो है अथर्ववेद के हैं। तो इसीलिए ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्री वेद। आप लोग लिखते चलिएगा, जो कुछ भी समझ में ना आए आप कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे आपका रिप्लाई देने का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ही लिया है। जो आयुर्वेद है यह ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है और ऋग्वेद की जो उत्पत्ति मानी गई है वो किससे मानी गई है, अग्नि से मानी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में होता ऋत्विज या ऋचाओं का पाठ करता है, अतएव ऋग्वेद को होत्रिवेद भी कहते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले बात कर लिया। अब ऋग्वेद में ऋचाओं का 2 प्रकार से विभाजन है, यानी कि जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनका 2 प्रकार से विभाजन होता है। पहला अष्टक क्रम और दूसरा मंडल क्रम। यानी कि अष्टक क्रम में क्या होते हैं, 8 अध्याय होते हैं, यानी कि 8 अष्टक होते हैं। यहाँ पर अष्टक में 8 अध्याय होते हैं और कुल 64 अध्याय, यानी कि एक अष्टक, यानी कि ऋग्वेद में कुल 8 अष्टक हैं, 8 अष्टक तो और 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में भी 8 अध्याय हैं, तो कितना हुआ यहाँ 64, यानी कि टोटल ऋग्वेद में 64 अध्याय हैं। वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है, किंतु लगभग 5 ऋचाओं का एक वर्ग होता है, यानी कि लगभग 5 ऋचाओं का एक वर्ग होता है। और ऋग्वेद में वर्गों की संख्या कितनी है, 2024 वर्ग हैं। आप इसे नोट कर लें, ये सारी चीजें आपको कहीं और शायद ना मिले, तो आप यहाँ हम जो बता रहे हैं आप लोग नोट करते चलें। 2024 वर्ग होते हैं ऋग्वेद में और वर्गों में ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं।
हम इसके बारे में जो PDF देंगे इस क्लास का, उसमें विस्तार पूर्वक सारी चीजें रहेंगी, आप PDF पढ़ सकते हो। वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसमें और सारी चीजें और भी विस्तार पूर्वक आपको मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पर अष्टक और मंडल, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया। यहाँ देखें 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त हैं, और 1028 में जो 11 हैं वो वाल्खील्य सूक्त है, यानी कि हम 11 को निकाल दें तो सिर्फ 1017 ही बचेंगे। और यह ऋग्वेद के 8वें यानी कि 8वां जो मंडल है उसके अंतर्गत वाल्खील्य सूक्त आते हैं। वाल्खील्य सूक्त ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंतर्गत आते हैं। 64 अध्याय हैं। वर्ग यहाँ पे 2024 होगा, 2006 हो गया है, कोई बात नहीं। 10,580 भी है और कहीं कहीं 52 भी हैं, यानी कि ये दोनों ही माना जाता है। आप इसे भी नोट कर लें, और 10,580 इसे भी नोट कर लें। ये दोनों ही संख्या जो है ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या मानी जाती है। आपसे प्रश्न में जो भी पूछेगा आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो आज के लिए इतना ही। ऋग्वेद में अभी हम लोगों को क्या चर्चा करने को रह गया? ऋग्वेद के आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद के शिक्षा, और इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अभी ऋग्वेद के बारे में ही बात करेंगे। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, फिर अथर्ववेद के बात करने के बाद हम लोग फिर वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक समाज, वैदिक काल के आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक बात करने वाले हैं। तो अगर हमारा ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करना न भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, लेता हूं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।